guys, this is me Anu Prajapati and welcome back to my YouTube channel AP Education Hub. So today in this video we'll discuss about the Songs of Innocence which is written by William Blake. So today in this video we'll discuss about Songs of Innocence जिसको लिखा है William Blake ने, and before this video I have already uploaded the introduction video of Songs of Innocence and Songs of Experience. If you haven't watched that video yet, I'll give the link of that video in the description box और साथ ही साथ मैं यहाँ पर ये आई बटन भी दे दूंगी. आप लोग पहले इंट्रोडक्शन वाला पार्ट ज़रूर देख लें सो दैट आपको इस पोएम का इंट्रोडक्शन अच्छे से क्लियर हो जाए. हियर विल डिस्कस अबाउट द फर्स्ट पोएम अंडर सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस. देखो सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस जो है वो एक सीरीज है जिसमें कुछ पोएम्स लिखी हैं विलियम ब्लेक ने जो कि इनोसेंसी को कहीं ना कहीं शो करती है. और सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस की जो फर्स्ट पोएम है उसका नाम ही है इंट्रोडक्शन. सो इसका टाइटल ही सजेस्ट कर रहा है कि इसमें हमें पता लग जाएगा कि आखिर सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस किस तरीके से डेवलप होगी पूरी सीरीज. सो हम देख लेते हैं कि हम इस इंट्रोडक्शन पोएम के बारे में क्या क्या चीजें डिस्कस करने वाले हैं. तो विल डिस्कस अबाउट इंट्रोडक्शन टू द पोएम बिकॉज इंट्रोडक्शन टू द पोएट मैं ऑलरेडी आपके साथ प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुकी हूँ. सो यहाँ पर अगर हम डिस्कस करेंगे तो वीडियो बड़ी हो जाएगी, लंबी होगी, आपका टाइम वेस्ट होगा. अगर आप चाहते हैं तो आगे इसके और भी पोएम्स है जैसे चिमनी स्वीपर है या फिर द लैम्ब है, उनमें मैं डाल दूंगी. सो फर्स्ट ऑफ ऑल विल डिस्कस अबाउट इंट्रोडक्शन टू द पोएम, देन विल डिस्कस अबाउट समरी and then analysis, then themes and symbols. So these are the topics which we'll discuss here today. So without any further delay, let's discuss about introduction to the poem. Introduction. So guys, here is the introduction to the poem. And so title is significant in understanding and analyzing the poem. इसका जो टाइटल है वो बहुत सिग्निफिकेंट है और हमें पोएम को एनालिसिस करने में भी वो हेल्प करेगा बिकॉज टाइटल का नाम ही है इंट्रोडक्शन. तो हमें पता लग जाएगा कि आखिर जो ये सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस में पोएम है ये किस तरीके से डेवलप होगी. हमारी एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग इस पोएम को पढ़कर बन जाएगी इस सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस वाली पूरी सीरीज को लेकर. द टाइटल सजेस्ट द पोएम समहाउ इंट्रोड्यूसेस द एंटायर सीरीज ऑफ पोएम एंटाइटल्ड इन दिस सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस. एज आई टोल्ड यू कि इसका टाइटल ही सजेस्ट कर रहा है क्योंकि उसका नाम ही है इंट्रोडक्शन. तो टाइटल ही सजेस्ट कर रहा है कि आखिर हम इस पूरी सीरीज में पढ़ने क्या वाले हैं. पूरी सीरीज के लिए टाइटल इंट्रोडक्शन का काम कर रहा है विच इट लिटरली डज, जो कि ये करता भी है. जो ये पोएम है ना, फर्स्ट पोएम, ये हमें पूरी सीरीज के लिए तैयार करती है कि हाँ आखिर हम सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस में किस तरीके की पोएम्स पढ़ेंगे. इनिशिएट थ्रू अ स्टोरी. सो देखो जो पोएम है ये एक स्टोरी के थ्रू इनिशिएट होती है, पोएम नरेट होती है, उसके थ्रू ये स्टार्ट होती है. क्रिएट्स द एटमॉस्फेयर फॉर द एंटायर सीरीज ऑफ सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस. सो ये जो पोएम है ये पूरी सीरीज के लिए एक कहते हैं ना माहौल क्रिएट कर देती है, एक एटमॉस्फेयर क्रिएट कर देती है. अगर हिंदी में कहें तो पूरा माहौल बन जाता है कि आखिर किस तरीके से सीरीज डेवलप होगी, हमें एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी. इट डज नॉट इंट्रोड्यूसेस द थीम रिलेटेड टू इनोसेंस पोएम but also introduces some idea that are important to the songs of experience. Exactly. देखो it does not only introduces a theme related to innocence poem. ये जो poem है सिर्फ innocence में जो poem है उसी की theme से हमें introduce नहीं कराती. It's mean this poem introduction हमें सिर्फ और सिर्फ सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस की पोएम से ही इंट्रोड्यूस नहीं कराती बल्कि सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस के भी कुछ जो इम्पोर्टेंट पहलू हैं उससे हमें कहीं ना कहीं अवेयर कराती है. सो ये पोएम पढ़ना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि हम पूरी एंटायर सीरीज ऑफ सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस एंड सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस अच्छे से समझ पाएँ. सो ये मैंने आपके साथ इसका एक बेसिक इंट्रोडक्शन डिस्कस किया है. अब हम इसकी समरी डिस्कस करेंगे जो कि हम पूरा स्टांजा वाइज करेंगे. सो इफ़ यू गाइज आर हैविंग अ बुक तो उसे ओपन कर लो और साथ साथ जो भी चीज़ आपको नोट करने वाली उसमें लगे आप उसे लिख सकते हो. बिकॉज मैं स्टांजा वाइज इसलिए क्लियर करती हूँ कि आपको वो अच्छे से क्लियर हो जाएगी, बेटर अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी. सो दैट्स ऑल अबाउट इंट्रोडक्शन. नाउ विल डिस्कस अबाउट द समरी. So guys, here is the summary and as I told you, first of all we'll discuss about the first stanza. So in the first stanza, Blake follows poetic convention of his time. देखो कोई भी प्ले राइट है, कोई भी राइटर है या पोएट है, वो हमेशा अपने टाइम पीरियड को ध्यान में रखकर ही तो चीज़ें लिखता है. सो ब्लेक फॉलोज पोएटिक कन्वेंशन ऑफ हिज टाइम. अपने टाइम की पोएटिक कन्वेंशन को पूरा फॉलो करते हैं. इंट्रोड्यूसेस सीन. सबसे पहले वो हमें सीन से इंट्रोड्यूस कराते हैं. quite naturally leads to the rest of poems of the songs of innocence. और जब वो हमें इस सीन से इंट्रोड्यूस करा देते हैं और ये सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस की फर्स्ट पोएम है तो हम कह सकते हैं कि हमें जो रेस्ट ऑफ द पोएम्स है सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस उसके लिए भी एक पूरा सीन मिल जाता है.
envisions himself as a piper। अब पाइपर क्या होता है? शेपर्ड। यहाँ पर जो ब्लेक है वो अपने आप को दिखाते हैं कि वो एक पाइपर है, मतलब एक शेपर्ड है, हु पाइप्स, जो कि मतलब भेड़ बकरियों को चराते हैं। वॉन्डरिंग इन द हिल वैली वाइल पाइपिंग, तो वो जो है मतलब ब्लेक जो है वो अपने आप को दिखा रहे हैं कि वो एक शेपर्ड है और वो एक हिल वैली में अपनी भेड़ बकरियों को वहां पर चरा रहे हैं, जो कि एक शेपर्ड का काम होता है। सॉन्ग्स ऑफ प्लीजेंट ग्ली, तो यहाँ पर वो अपना ये काम आराम से कर रहे हैं। सो जब वो वहां पर अपनी भेड़ बकरियों को चरा रहे होते हैं, ही एनकाउंटर्स अ चाइल्ड, उन्हें वहां पर कौन मिलता है? एक छोटा बच्चा। और ये बच्चा बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कोई मतलब सादा बच्चा नहीं है, नॉर्मल बच्चा नहीं है, पढ़ोगे ना आगे तो पता लगेगा ये है कौन। नॉट एन ऑर्डिनरी चाइल्ड, एग्जैक्टली मैंने कहा साधा, कोई ऑर्डिनरी चाइल्ड ही नहीं है। एज ही इज फ्लोटिंग ऑन अ क्लाउड, ये कोई ऑर्डिनरी चाइल्ड नहीं है जो कि जमीन पर बैठकर या खड़े होकर उससे बात कर रहा है। नो, वो चाइल्ड क्लाउड पर बैठकर उससे बात कर रहा है। एंड दैट चाइल्ड लाफ एंड सेज समथिंग रिवील्ड इन द नेक्स्ट स्टांजा। सो फर्स्ट स्टांजा में क्या हुआ? ब्लेक ने दिखाया कि वो एक शेपर्ड है, अपनी भेड़ बकरियों को वो एक वैली में चरा रहे होते हैं, वहां पर उन्हें एक छोटा बच्चा मिलता है जो कि फ्लोटिंग क्लाउड पर बैठकर उनसे बात कर रहा है। और वो बच्चा ब्लेक को देखकर पहले तो हंसता है और फिर उनसे कुछ कहता है। क्या कहता है? दैट इज इन द सेकेंड स्टांजा। सो हियर इज द सेकेंड स्टांजा। दैट चाइल्ड आस्क हिम टू पाइप अ सॉन्ग अबाउट अ लैम्प। सो देखो ये जो बच्चा है ना, ये ऑर्डिनरी बच्चा नहीं है, ये कौन है वो अभी लास्ट में रिवील हो जाएगा, मैं आपको यहाँ बताना नहीं चाह रही हूँ। सो वो चाइल्ड जो है कहता है पाइपर से, मतलब शेपर्ड से, टू पाइप अ सॉन्ग अबाउट अ लैम्प। लैम्प जो है वो एक मतलब बहुत इनोसेंट सा एनिमल होता है, आपको पता ही है, बहुत कहते नहीं, बहुत सादगी वाला एनिमल होता है। सो वो चाइल्ड कहता है शेपर्ड को कि तुम लैम्प के ऊपर एक गाना गाओ। The child does not ask him to sing, he asks him to play the music। तो ये उसको गाने के लिए नहीं कहता है एक्चुअली, ये उसको कहता है कि म्यूजिक बजाओ। पाइपर पाइप्स फॉर द चाइल्ड विद मैरी चीयर, वो करता है ऐसा जैसा उसे चाइल्ड करने के लिए कहता है। हैप्पी विद पाइपर्स परफॉर्मेंस, चाइल्ड आस्क पाइपर टू पाइप द सॉन्ग्स अगेन। सो देखो ये चाइल्ड जो है जब उसे कहता है कि तुम्हें गाना जो है वो मतलब म्यूजिक बजाना है एक तरीके से, तो पाइपर वैसा करता है और चाइल्ड वो सुनकर बड़ा खुश होता है। और वो चाइल्ड क्या कहता है शेपर्ड को कि तुम दोबारा से इस सॉन्ग को गाओ, मतलब दोबारा से पाइप करो इस सॉन्ग को। सो पोएट पाइप्स वन मोर फॉर द चिल्ड्रन। सो पाइप एक बार और ऐसा करता है एंड मेक्स द चाइल्ड वीप। और जब पाइपर दोबारा ऐसा करता है ना तो वो बच्चा रोने लग जाता है, मेक्स द चाइल्ड वीप। बट चाइल्ड वीप्स आउट ऑफ सोरो, सॉरी वीप्स आउट ऑफ जॉय नॉट सोरो। एक्चुअली जब वो बच्चा वीप करता है, जब वो बच्चा रोता है, वो दुख में नहीं बल्कि वो उस सॉन्ग को सुनकर इतना जॉयफुल फील करता है, इतना खुश फील करता है कि उसकी आंखों से आंसू आ जाते हैं। तो सेकंड स्टांजा में क्या हुआ? चाइल्ड ने पाइपर को कहा एक सॉन्ग का म्यूजिक बजाओ और वो वैसा करता है, तो चाइल्ड उसे सुनकर बहुत खुश होता है, दोबारा से पाइपर को वैसा करने के लिए कहता है, पाइपर वैसा करता है एंड दैट चाइल्ड वीप्स आउट ऑफ जॉय नॉट ऑफ सॉरो। ठीक है, ये हो गया सेकंड स्टांजा। नाउ विल डिस्कस अबाउट द थर्ड स्टांजा। सो हियर इज द थर्ड स्टांजा। चाइल्ड आस्क्ड द पोएट पाइपर टू ड्रॉप हिज पाइप। अब क्या कहता है ना वो बच्चा पाइपर को कि तुम अपना ये पाइप फेंक दो। एज चाइल्ड डज नॉट वॉन्ट हियर द सॉन्ग्स ऑफ हैप्पी चीयर, क्योंकि वो अब हैप्पी चीयर के सॉन्ग्स नहीं सुनना चाहता। ही वॉन्ट्स टू हियर दोज सॉन्ग्स, पोएट सिंग्स दोज सॉन्ग्स फॉर द चाइल्ड। और ये दो सॉन्ग्स क्या है वो भी आपको आगे जाकर पता चल जाएगा। वो चाइल्ड क्या कहता है पाइपर को कि अपना ये पाइप तुम फेंक दो, मैं ये सॉन्ग्स नहीं सुनना चाहता हैप्पी चीयर वाले, वो सुनना चाहता है दोज सॉन्ग्स, वे वाले सॉन्ग। वो कौन से हैं मैं आपको भी आगे बताऊंगी। सो चाइल्ड वीप्स विद जॉय एज ही हियर्स द सॉन्ग्स संग्स बाय द पीपल। दो सॉन्ग्स कौन से हैं? जो सॉन्ग्स लोग गाते हैं। वो अब हैप्पी चीयर वाले सॉन्ग्स नहीं सुनना चाहता, वो सॉन्ग सुनना चाहता है जो लोग गाते हैं। और जब ये सॉन्ग गाता है वो पाइपर, वो शेपर्ड, तो वो बच्चा दोबारा से रोने लग जाता है एज ही सिंग्स द सॉन्ग्स संग बाय द पीपल। देन हियर इज फोर्थ स्टांजा। चाइल्ड आस्क्ड द पोएट टू सिट डाउन एंड राइट। तो देखो थर्ड स्टांजा तक क्या हुआ, बच्चे ने शेपर्ड को बोला सॉन्ग सुनाओ, मुझे सुनना है, म्यूजिक बजाओ, गाकर सुनाओ, इस तरीके की चीजें। बट इन द फोर्थ स्टांजा चाइल्ड बोलता है पोएट को, मतलब शेपर्ड को, कि यहाँ पर बैठ जाओ और जो सॉन्ग्स तुमने मुझे सुनाए हैं ना इन्हें लिखो।
So child asked Piper to write all the songs so that everyone can read these songs. So child क्या बोलता है पाइपर को कि जो भी सॉन्ग्स या म्यूजिक तुमने मुझे सुनाए हैं उन्हें तुम लिखो, so that उन सॉन्ग्स को सभी लोग पढ़ सके और वो जॉय फील कर सके, वो खुशी फील कर सके, वो प्लेजर फील कर सके जो कि मैंने किया है. After asking so, child disappears from his sight. ऐसा बोलने के बाद जो चाइल्ड है वो शेपर्ड की आंखों के सामने से गायब हो जाता है. देन पाइपर प्लक्स अ होलो रीड एंड व्हाई ही पिक अप द होलो रीड दैट विल डिस्कस इन द नेक्स्ट स्टांजा. सो फोर्थ स्टांजा इज वेरी इंपॉर्टेंट कि यहाँ पर आकर जो चीज़ें हैं वो बिल्कुल चेंज हो गई. थर्ड स्टांजा तक जो बच्चा था वो पोइट को बार बार बोल रहा था मुझे सॉन्ग सुनाओ, म्यूजिक सुनाओ, बट यहाँ फोर्थ स्टांजा में आकर उसने कहा पोइट को कि ये सब सॉन्ग्स तुम लिखो सो दैट सब लोग इन्हें पढ़कर वो प्लेजर और जॉय फील कर सके जो मैंने किया है. और ऐसा कहने के बाद जो चाइल्ड है वो शेपर्ड की आंखों के सामने से डिसअपियर, गायब हो जाता है. तो अब जो पोएट है, जो शेपर्ड है, वो पाइपर मतलब जो पाइपर है वो प्लग करता है एक होलो रीड. क्यों प्लग करता है? क्योंकि उसे लिखना है, तो लिखने के लिए उसे कुछ चाहिए ना, दैट्स वाई वो उसे पिक करता है. नाउ विल डिस्कस अबाउट द फिफ्थ स्टांजा. सो हियर इज द फिफ्थ स्टांजा. Poet makes a country pan with the hollow reed, then makes ink out of water. So hollow reed का क्या काम है? जो poet है वो एक पेन बनाता है उस hollow reed से और उसके अंदर इंक फिल करता है जो इंक उसने वाटर से बनाई है. Once he has both ink and water ready, writes the happy songs that he sang to the child. So देखो उसने पेन किससे बनाया? होलो रीड से. और इंक उसने बनाई पानी से. तो जब उसके पास ये दोनों चीजें रेडी होकर एक इंक उसे मतलब एक पेन बेसिकली कहे तो उसे मिल गया. सो नाउ पोएट इज रेडी टू राइट द पोएम्स. सो देन पोएट राइट्स द हैप्पी सॉन्ग्स फॉर दैट ही सेंग टू द चाइल्ड. जो सॉन्ग्स उसने चाइल्ड को गाकर सुनाए थे पोएट वो लिखना स्टार्ट कर देते हैं. सो दैट एवरीवन कैन हियर एंड टेक इमेंस प्लेजर फ्रॉम इट. सो दैट सब लोग उसके जो सॉन्ग्स हैं उन्हें पढ़ सके और उनसे प्लेजर और जॉय वाली फीलिंग जो कि उस बच्चे ने फील की थी, हर कोई वो फीलिंग मतलब वो प्लेजर फील कर सके. सो गाइस इस तरीके से जो ये पोएम है ये एंड हो जाती है कि एक बच्चा था. देखो ये बच्चा कौन था मैं आपको बता देती हूँ, एनालिसिस में भी पता लग जाएगा. एक्चुअली वो बच्चा जो है वो गेस कर सकता है कोई? अगर गेस कर सकते हो तो कमेंट बॉक्स में बताओ, मैं आपको एनालिसिस में बताती हूँ आगे. ठीक है, अभी बताना, कभी देखकर बताओ. ठीक है, जैसे आता है वो अभी कमेंट करके बता दो, नहीं आता तो छोड़ो, फिर हम अभी एनालिसिस में डिस्कस कर ही लेंगे. सो इस तरीके से ये पोएम एंड हो गई है. उस बच्चे ने बोला कि पोएम्स लिखो और जो पोएट है वो उस बच्चे की बात मानकर पोएम्स लिखना स्टार्ट करता है, हैप्पी सॉन्ग्स. सो दैट्स ऑल अबाउट द पोएम. नाउ विल डिस्कस अबाउट द एनालिसिस. सो गाइज हियर इज द एनालिसिस. दिस पोएम हैज 5 स्टांजाज. क्वाट्रेन्स मीन्स कंटेन 4 लाइन्स. सो गाइज देखो इस पोएम में टोटल 5 स्टांजा है जो अभी हमने ऊपर डिस्कस किए हैं. एंड एवरी स्टांजा कंटेन्स 4 लाइन्स. इट्स मीन क्वाट्रेन्स है. हर स्टांजा में 4 लाइन्स है, मतलब क्वाट्रेन्स है. और पोएम में टोटल 5 स्टांजा है. डज नॉट यूज अ कंसिस्टेंट राइम स्कीम. देखो कोई एक पर्टिकुलर राइम स्कीम नहीं है, चेंज हो रही है हर स्टांजा वाइज. फर्स्ट और फोर्थ स्टांजा की अगर बात करें तो राइमिंग स्कीम है ए बी ए बी. If we talk about other 3 stanzas, second, third and fifth, then there is a rhyming scheme A, B, C, B. So कोई consistent rhyming scheme नहीं है, कोई particular rhyming scheme यहाँ पर नहीं है. Poet finds a child floating on a cloud. अब देखो जो poet है उसे एक बच्चा मिलता है जो कि cloud पर float कर रहा है. Clear implication that the child is not an ordinary child. इस चीज से हमें क्लियर इंडिकेशन मिल रहा है कि वो चाइल्ड कोई ऑर्डिनरी, कोई साधारण बच्चा नहीं है. दैट चाइल्ड इज नॉट ओनली अ डिवाइन प्रेजेंस, ऑल्सो बिकम्स इंस्पिरेशन फॉर हिज सॉन्ग्स. देखो दैट चाइल्ड इज नॉट एन ऑर्डिनरी चाइल्ड, वो एक डिवाइन प्रेजेंस को यहाँ पर शो कर रहा है. एंड नॉट ओनली डिवाइन प्रेजेंस, ही ऑल्सो बिकम्स इंस्पिरेशन फॉर हिज सॉन्ग्स. वो विलियम ब्लेक की पोएम्स के लिए एक इंस्पिरेशन भी बना है. दैट वी आर सी लेटर. That we are to see later, for it is child who ask him to play, sing and write, because child ने ही तो उसे बोला to sing, to play and to write. So it's mean उनकी पोएम की जो इंस्पिरेशन है वो बच्चा ही तो है, उसी ने तो उन्हें मोटिवेट किया. Child asked the poet to play song about the lamb, और वो चाइल्ड बोलता है पोएट को कि लैम्ब के बारे में एक पोएम लिखो, जो कि हमारी इंट्रोडक्शन से नेक्स्ट पोएम ही है द लैम्ब, जो हम डिस्कस करेंगे. सो इस तरीके से देखा जाए तो चाइल्ड ने इसको इंट्रोडक्शन वाली पोएम में पूरा इंट्रोडक्शन कराया, देन लैम्ब लिखने के लिए उसे बोला.
सो इट्स मीन वो उसकी इंस्पिरेशन हम कह सकते हैं। द लैम्प सिग्निफाइज इनोसेंस ऑफ जीसस। देखो जो लैम्प है ना वो जीसस की इनोसेंस को शो करता है। लैम्प इज वन ऑफ द मेन फोकस ऑफ हिज सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस। और यहाँ पर सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस में जो लैम्प है वो वन ऑफ द मेन थीम, वन ऑफ द मेन फोकस हम कह सकते हैं। ऑडियंस इज ऑल्सो सपोज्ड टू बी इनोसेंट। लेटर पोइट राइट्स, पोइट क्या कहता है, जो ऑडियंस है, ऑडियंस इज ऑल्सो सपोज टू बी इनोसेंट, ऑडियंस भी इनोसेंट होनी चाहिए, ऐसा भी पोइट लिखते हैं बाद में। पोएम्स ऑफ सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस is to be appreciated not only by the children but by every individual with childlike innocence। देखो जो पोएम सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस में है उसे सिर्फ बच्चों के द्वारा ही अप्रिसिएशन ना मिले, बल्कि हर उस पर्सन को, हर उस इंडिविजुअल को अप्रिशिएट करना चाहिए जिसमें चाइल्ड लाइक इनोसेंस है। Use of reed to create pen and water to create ink implies nature is responsible for every act of creation। very important point here। देखो जब उसे चाइल्ड बोलता है लिखने के लिए तो वो नेचर से ही होलो रीड लेता है, और वाटर जो कि एक नेचुरल रिसोर्स है, वेरी इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स, सो वाटर से उसने इंक बनाई। सो यहाँ पर वो इंक और होलो रीड का यूज करके वो अपनी क्रिएशन करता है। This thing implies that nature is responsible for every act of creation। कोई भी creation nature के बिना possible है ही नहीं। Nature is responsible for every creation। His subject matter will be happy cheer। जो इसका subject matter है वो happy cheer रहा है throughout। Although several poems of songs of innocence belie this suggestion। देखो throughout उनका subject matter songs of innocence में रहा है happy cheer, लेकिन कुछ पोएम्स में ये जो सजेशन है कहीं ना कहीं थोड़ा फीका पड़ता भी नजर आता है। The shepherd's progression from piping to singing and finally to writing parallels the poet's own progression from inspiration, the music to the initial composition of the poems, the lyrics and finally creative act of putting the words on paper। देखो जो शेपर्ड है उसकी प्रोग्रेशन कैसे हुई, वो बिल्कुल पैरेलल है पोएट की प्रोग्रेशन के। जो शेपर्ड है उसकी प्रोग्रेशन पहले वो पाइपर था, सिंगिंग की, और फाइनली उसने राइटिंग की। सिमिलरली पोएट को इंस्पिरेशन मिली और फिर उसने अपने लिरिक्स तैयार की, एंड एट लास्ट उसका क्रिएटिव एक्ट क्या था कि उसने उन पोएम्स को एक पेपर पर उतार दिया। तो बिल्कुल पैरेलल है पोएट भी और शेपर्ड भी, मतलब दोनों है एक ही पर्सन, बट अगर पोएम के पर्सपेक्टिव से देखें तो दोनों की जो प्रोग्रेशन है वो बिल्कुल पैरेलल है। राइटिंग प्रोग्रेशन दोनों की एकदम पैरेलल चलती है। और जो ये चाइल्ड था यहाँ पर जीसस की प्रेजेंस को शो करता है। सो दैट्स ऑल अबाउट द एनालिसिस। नाउ विल डिस्कस अबाउट द थीम्स। सो हियर आर द थीम्स। गॉड इन मैन्स इमेज। एग्जैक्टली चाइल्ड की इमेज में कौन है, गॉड है। द परसेप्शन ऑफ चिल्ड्रन, वही चाइल्ड का परसेप्शन राइटर को लिखने के लिए मोटिवेट करता है। देन द नेचर विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थीम हियर, एंड देन क्रिश्चियन बिलीव, क्योंकि देखो लैम्प जो है वो हमें क्राइस्ट से रिलेटेड, जीसस से रिलेटेड मिलता है। सो क्रिश्चियन बिलीव इज ऑल्सो थीम हियर। एंड इफ यू टॉक अबाउट सिम्बल्स, सो फर्स्ट सिम्बल इज चाइल्ड विच सिम्बलाइजेज गॉड एंड इनोसेंस एज वेल। देन वैली विंड, जहाँ पर जो शेपर्ड होता है वो भेड़ बकरियाँ चरा रहा होता है। रूरल लाइफ, वर्ल्ड ऑफ सिंप्लिसिटी एंड इनोसेंस। देखो वैली विंड में वहाँ पर भेड़ बकरियाँ चर रही हैं, रूरल लाइफ है, और रूरल लाइफ जो है वो सिंप्लिसिटी को शो करती है, इनोसेंस को शो करती है। वाइल इफ वी टॉक अबाउट अर्बन लाइफ तो वो बिल्कुल ही मॉडर्न हो जाती है, वहाँ पर कोई सिंप्लिसिटी देखने के लिए नहीं मिलती है। बट अगर आप रूरल लाइफ में जाते हो, गाँव में जाते हो, वहाँ पर आपको बहुत सादगी वाला जीवन देखने के लिए मिलता है। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस पोएम, एंड आई होप आपको ये पोएम अच्छे से क्लियर हो गई होगी। इसके बाद भी इफ यू गाइस आर हैविंग एनी डाउट देन यू कैन आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स। ऑल्सो यू कैन कॉन्टेक्ट मी इन इंस्टाग्राम, फेसबुक पेज एंड व्हाट्सएप। आई विल गिव द लिंक ऑफ ऑल द थ्री इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। और अगर आपको कोई डाउट है तो वो भी आप पूछ सकते हैं। आप चाहते हैं किसी और नॉवल शॉर्ट स्टोरी के बारे में डिस्कस करें, वो भी आप मुझे बता सकते हैं। एंड गाइस समटाइम्स क्या होता है, मैं आपके कमेंट्स का या फिर जो आप व्हाट्सएप पे मैसेज, इंस्टा पे मैसेज करते हो, मैं जवाब नहीं दे पाती हूँ। सो मुझे इतना टाइम नहीं मिल पाता है, दैट्स वाई। बट आई ट्राइड कि मैं बहुत जल्दी आपके जवाब दे दूँ। अदरवाइज मैं पढ़ भी लेती हूँ तो उन चीज़ों को कर लेती हूँ कि ठीक है उन पर मैं वीडियो बना दूंगी। सो कुछ लोग होते हैं जो बड़ा नेगेटिव सा वहाँ पर कमेंट कर देते हैं। सो मुझे नहीं मिल पाता यार इतना टाइम। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आप समझो मेरी प्रॉब्लम को। सो अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताएं कैसी लगी, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें यार, शेयर कर दिया करो। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।